आज आप सुनेंगे मेरी लिखी कहानी मुस्कान। तो चलो शुरू करते हैं कहानी। जब मैं मरना चाहता था, मौत मेरे करीब नहीं आई। आज मैं जीना चाहता हूँ, परंतु मेरे पास चंद सांसें ही शेष बची हैं। इस समय मैं मृत्यु शैया पर पड़ा हूँ और मेरा दिल निरंतर धड़क रहा है, लेकिन मैं बिस्तर से हिल पाने की स्थिति में भी नहीं हूँ। मैं कुछ बोलना और बतियाना चाहता हूँ। अफसोस, मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल पा रही। मेरी लाख कोशिशों के बावजूद मेरे मात्र होठ ही हिल पाते हैं। मेरे आसपास के लोग जल्द से जल्द मेरी सांसों के टूटने की फरियाद कर रहे हैं। इधर मैं अपनी जिंदगी के कुछ और पलों को जी भर कर जीने की तमन्ना करने लगा हूँ। प्रार्थना तो मैं भी कर रहा हूँ अपने जीवन दान के लिए, लेकिन इस समय दोनों तरफ की दुआएं बेअसर हैं। भले ही इस समय मैं मृत्यु शैया पर हूँ, परंतु मुझे पूरा होश है। मैं अपने आसपास की हर बातचीत को सुन पा रहा हूँ। दूसरी तरफ मेरे दिमाग में विचारों और ख्यालों की गुत्थम गुत्था हो रही है। डॉक्टर और स्टाफ के दूसरे लोग चाहते हैं जल्द से जल्द जिंदा लाश में बदल जाए और बिस्तर किसी दूसरे के काम आए। मैं चाहता हूँ मुझे जीवन दान मिल जाए, ताकि मैं अपनी दशा के जिम्मेदार लोगों के चेहरे से नकाब हटा सकूं। जिस दुनिया के लोग मरने के डर से जीना नहीं छोड़ देते, वहाँ ये कैसे संभव है कि कोई जानबूझकर मौत के मुंह में चला जाए। अगर मुझे जीवन दान मिल जाए तो मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि हालात और परिस्थितियां ही इंसान से वो सब करवा लेती हैं जिसे सामान्य हालात में कोई भी करना नहीं चाहेगा। लोग कहते हैं कि मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी कर देनी चाहिए। ये भी सच है। दुनिया का कोई भी चमत्कार मुझे जीवन दान नहीं दे सकता। काश मानव निर्मित कंप्यूटर मेरे विचारों और ख्यालों को स्कैन कर पाते। कम से कम मरने से पहले इतनी तसल्ली रहती, मेरी कहानी अब किसी से छिपी नहीं रहेगी। शायद मुझसे सबक लेकर लोग मौत के मुंह में जाने से बच जाएं। इस समय मेरे गुजरे कल का एक एक पल चलचित्र की तरह मेरी आंखों के सामने चल रहा है। मुझे याद आ रहा है अपने कॉलेज का वह अंतिम दिन जब मैंने मुस्कान को प्रपोज किया था। कितनी खुश थी वो उस दिन। लगता था दुनिया की तमाम खुशियां उसके कदमों में शीश नवा रही हों। उसकी रजामंदी पाकर मेरे पैर भी जमीन पर टिक नहीं पा रहे थे। उसी दिन मेरा मन मयूर झूम झूम कर नाचने को पहली बार मचला था। मेरी ये खुशी ज्यादा दिनों तक बरकरार ना रह सकी। जल्द ही मेरी किस्मत को ग्रहण लग गया। कल तक जो मेरे साथ वक्त बिताने के बहाने ढूंढती थी, अब मुझसे मिलने से भी कतराने लगी। खैर, किसी तरह वजह पता लगाई गई। मालूम हुआ मेरे पिताजी मुस्कान और मेरा रिश्ता कतई नहीं स्वीकारेंगे। इस वजह से उसने मुझसे दूरी बनानी शुरू कर दी थी, या दोस्तों के माध्यम से उसे समझाया गया शादी कोर्ट में भी हो सकती है। रही बात घर की, तो ज्यादा से ज्यादा मेरा बाप मुझे घर से ही तो निकाल देगा और अपनी जायदाद से बेदखल कर देगा। घर तो घर में रहने वाले लोगों से बनता है, मैंने उसे यही समझाया था। जहाँ तक जायदाद की बात है, मैंने उसे बता दिया था मुस्कान के सिवा मेरे लिए कुछ भी कीमती नहीं। शायद उसे मेरी बात समझ आ गई थी। यूं तो मुस्कान की माँ मुझे उसका सहपाठी होने के नाते कॉलेज के शुरुआती दिनों से ही जानती थी। कॉलेज के अन्य सहपाठियों के साथ कभी कभार सुख दुख में मेरा मुस्कान के यहाँ आना जाना हो ही जाता था। उस दिन हम सबकी क्लास जरूर लगती थी। उसके बावजूद हम दोस्तों को मुस्कान की माँ से मिलकर प्रसन्नता का एहसास होता था। जोर देने पर मुस्कान ने हिम्मत जुटाकर हमारे संबंधों की सच्चाई से अपनी माँ को अवगत करा दिया था। उसकी माँ ने कोई विरोध तो नहीं जताया। हाँ, मेरे घर परिवार के अन्य लोगों से मिलने की इच्छा जरूर जतलाई थी।
इससे पहले मेरे घर के अन्य सदस्यों से मुलाकात का दिन और समय तय हो पाता, हमारे मोहल्ले में रहने वाली आंटी जी, जो किसी जमाने में अध्यापिका थी, कि इत्तेफाकन मुस्कान से मुलाकात हो गई। वो मुस्कान को पहले से ही जानती थी, क्योंकि मुस्कान उनकी शिष्या की बेटी थी। मुस्कान को हैरानी जरूर हुई थी उन आंटी जी के मुंह से ये सुनकर कि जहां रहकर वो अपने बुढ़ापे के दिन काट रही हैं, दरअसल वो आंटी जी का मायका है। मालूम नहीं दो परिवारों में होने वाली मुलाकात को टाल क्यों दिया गया था। इधर मेरे दिल की धड़कन बढ़ रही थी, दूसरी तरफ पिछले कई दिनों से मेरा उससे किसी भी तरह का कोई संपर्क नहीं हो पाया था, ना ही उसे एक नजर देखने का मौका मिल पाया था। इसी बेचैनी में मैंने पहली बार कविता लिखने में हाथ आजमाया था। देखा जब कविता को मैंने, उसमें दिल के जज्बातों को पाया था। भूला नहीं आज तक किस तरह इंतजार में मैंने एक एक लम्हा बिताया था। खत्म हुई जब घड़ियां इंतजार की, मैंने उसे कागज का वो पुर्चा दिखलाया था। क्यों हो तुम मुझसे गुस्सा, वजह तो बताओ। करूं प्यार तुमको या फिर गले से लगाऊं। हुई हो जो भूल कोई, तुम उसको भूल जाओ। करके माफ मुझको तुम मेरा सुख चैन लौटाओ। खो गई है नींद मेरी, तुम स्वप्न बनकर आओ। दिल में तुम रहती हो हमेशा, दीदार अपना अभी कराओ। बख्श दो खता मेरी और ना अब मुझको सताओ। तुम बिन सूना है घर मेरा, तुम मेरी रौनक बनकर आओ। हो सकता है उन आंटी जी से ही मुस्कान की मम्मी ने मेरे और मेरे घर के अन्य सदस्यों की सारी जानकारी जुटा ली हो, तभी तो उन्होंने बिना मुलाकात के ही अपनी स्वीकृति दे दी थी। उसके पापा को भी राजी कर लेने का आश्वासन दिया गया था। वो तो ये सोचकर ही पुलकित हुए जा रही थी कि अगर मुस्कान और मेरा रिश्ता तय हो जाता है तो उनकी बेटी को एक नेक और संपन्न परिवार की कुलवधू बनने का सौभाग्य मिल जाएगा। हमें आश्वासन जरूर दिया गया था कि मुस्कान के पापा भी जल्द ही अपनी सहमति दे देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वास्तव में उनके यहाँ क्या हुआ मुझे बताया नहीं गया। मैं तो सिर्फ अनुमान लगाता रह गया। जरूर उनके यहाँ कोई तूफान आया होगा, तभी तो मुस्कान ने अंतिम क्षणों पर शादी से साफ इनकार कर दिया था। आखिरी मुलाकात में उसने सिर्फ इतना कहा, मुझे माफ करना। अगर मैं तुम्हारा साथ देती हूँ तो मेरे पापा मेरी माँ का जीना मुश्किल कर देंगे। मैं अपनी खुशियों के लिए दूसरों को दुख नहीं देना चाहती। उसके जीते जी उसे अपना ना बना पाने का दुख मैं झेल नहीं पाया। उसी दिन मैंने अपने बाप का घर छोड़ दिया। मैं 2 सालों तक यहाँ वहाँ भटकता रहा। इस दौरान मुझे जो भी पहली नौकरी मिली मैंने कर ली। नौकरी सरकारी थी, परंतु वो मेरी काबिलियत से मेल नहीं खाती थी। फिर भी मैंने खुद को भुलाने और मेहनत के बावजूद मेहनत के बूते शिखर को छूने के मकसद से नौकरी को जारी रखा। इस दरमियान मेरे अपने घर से किसी भी तरह का वास्ता नहीं रहा। एक दिन मुझे खबर मिली मेरे पापा इस दुनिया में नहीं रहे। मैं दुनियादारी निभाने, अपनी माँ को सांत्वना देने की खातिर अपनी माँ के पास चला आया। दिन गुजरने लगे, लेकिन माँ ने मुझे वापस नहीं जाने दिया। मरने से पहले मेरे बाप ने किसी अमीर घराने की इकलौती बेटी से मेरा रिश्ता तय कर दिया था। मेरे इनकार के बावजूद मेरी माँ ने मेरी वहाँ शादी करवा दी। कुछ हफ्ते तो सब सही चलता रहा। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। अब मेरी बीवी रोज ससुराल में चलकर रहने के लिए कहने लगी। इसी बात को लेकर हमारी आपस में कहासुनी होने लगी। शायद मेरे ससुर को जमाई नहीं घर जमाई की जरूरत थी, तभी तो वे हमेशा अपनी बेटी का पक्ष लेते रहे। जब मिन्नतों के बावजूद भी मैं घर जमाई बनने को तैयार नहीं हुआ तो मुझ पर दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज करा दिया गया। किसी ने मेरी जमानत तक नहीं कराई। मुझे 3 महीने तक जेल की हवा खानी पड़ी। आखिरकार मेरे छोटे भाई ने मेरी जमानत कराई। अब मेरा दुनिया से मोह भंग हो चुका था।
मैंने ऑफिस जाना भी जरूरी नहीं समझा। फिर मैंने शराब और सिगरेट पीना शुरू कर दिया था। बिना नागा हर रोज शराब पीने का सिलसिला कितने दिनों चला मुझे याद नहीं। माँ की जिद के कारण मैंने माँ की जमा पूंजी से छोटे स्तर पर ही सही अपने ट्रांसपोर्ट का कारोबार शुरू कर दिया। माँ की आशीष और मेरी मेहनत से मेरा व्यवसाय फलने फूलने लगा। घर में अच्छे पैसे आने शुरू हो गए थे। मेरा कारोबार ट्रांसपोर्ट का था और आमदनी भी अच्छी होने लगी। सो ड्राइवर लोग रोज ही शराब की डिमांड करने लगे। उनका साथ देने के लिए मैं फिर से पीने लगा, पर ये सब मेरी माँ से चोरी छिपे होता था। एक दिन मेरी आँख खुली तो मैंने खुद को थाने में पाया। मुझे बताया गया शराब के नशे में मैंने अपनी गाड़ी से एक्सीडेंट कर दिया है। इस तरह मुझ पर एक नया मुकदमा दर्ज हो गया। एक बार फिर से मेरे भाई ने मेरी जमानत कराई। इससे पहले कोरे कागजों पर हस्ताक्षर ले लिए। इन हादसों और सदमों को मेरी माँ झेल नहीं पाई और वो दुनिया को अलविदा कह गई। मुझे बताया गया कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने और वकीलों की फीस चुकाने में मेरा सारा कारोबार तक चौपट हो गया, बिक गया और मैं सड़क पर आ गया। अब मैं दिन भर भाड़े की टैक्सी चलाता। इससे जो भी कमाई होती उसे मेरी भाभी रख लेती। इसके बदले मुझे सिर्फ एक वक्त की सस्ती दारू के पैसे मिलते। साथ ही साथ जब कभी मैं अपने घर पर होता तो मुझे रूखा सूखा खाने को दे दिया जाता। ऐसा कई बरस तक चलता रहा। शराब ने अब मेरे शरीर को पूरी तरह से खोखला कर दिया तो मैं कमाई करने लायक भी नहीं बचा। अब मेरे दिन और रात ठेके के बाहर गुजरते। वहां आने जाने वाले लोग मुझे भिखारी समझकर भीख दे जाते और मैं दारू पीकर फिर कहीं पड़ा रह जाता। अब मुझे कोई भी रोटी नहीं देता था, ना ही किसी को मेरे दुख दर्द से कोई सरोकार था। ये सब कुछ एक सोची समझी नीति के तहत किया गया था। मेरी भाभी भी यही चाहती थी कि मैं घर जमाई बन जाऊं और अपने हिस्से की जायदाद उनके और मेरे हिस्से की जायदाद उनके कब्जे में आ जाए। मुझे दारू के पैसे भी इसलिए दिए जाते थे ताकि मैं शराब पीकर मर जाऊं और जायदाद में मेरी हिस्सेदारी ना बचे। मेरा इलाज भी शायद इसलिए ना कराया गया था। मुकदमे तो सिर्फ साजिशें थी। मुझे हॉस्पिटल में भी कोई मेरा अपना इलाज कराने नहीं लाया था। किसी नवयुवक ने मेरी दशा को देखकर एम्बुलेंस से मुझे यहाँ इलाज के लिए भर्ती करवाया है। काश मैं अपने अपनों की साजिशों को समय रहते समझ पाता तो आज मेरी ये हालत ना होती। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। दुआओं में अपनी मुझको भूल ना जाएं। थैंक्स फॉर लिसनिंग।